हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं इसमें डी ब्रोगली वेव्स एंड बोहर सेल। देखिए, अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर डी ब्रोगली जो प्रिंसिपल पढ़ा था या डी ब्रोगली मैटर वेव्स पढ़े हैं, तो वहाँ पर अपन ने एक्सप्लेन किया था कि भी किस तरह से कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी जो है ड्यूअल नेचर है वो अपन शो कर सकते हैं। साथ में अपन ने ये भी देखा कि उनमें किस तरह से एक दूसरे के अंदर जो एनर्जी और जो लैम्डा का संबंध है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि आपका लैम्डा और आपका जो प्लांक कांस्टेंट है उसके बीच का क्या संबंध है। ठीक है, तो आज अपन यहाँ पर जो चीज़ पढ़ने वाले हैं जनरली यहाँ पर एक तो अपन ये चीज़ देखेंगे, साथ में देखेंगे कि आपका जो डी ब्रोगली प्रिंसिपल है उसमें क्या क्या जो आपके निष्कर्ष निकले, उसका क्या रिजल्ट आया, तो उस रिजल्ट को अपन यहाँ पर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि जो आपका डी ब्रोगली प्रिंसिपल है, जो फर्स्ट जो है वो कि कोई आपका मैटर है, कोई भी पदार्थ है या कोई वस्तु है, उसकी उसने एक तो कणीय एवं जो तरंगीय गुण है, ठीक है, इनके मध्य का संबंध है ना, ये एक्सप्लेन किया है कि इनके दोनों के मध्य किस तरह से अंतरंग है, इनमें संबंध पाया जाता है। अब यहाँ पर दूसरी बात करें कि इन्होंने एक निष्कर्ष दिया दूसरा कि कोई भी वस्तु हो, अपन इसको किससे ले रहे हैं, मैटर से रिलेटेड ले रहे हैं, अगर वो क्या हो, आपके गतिशील कंडीशन में हो, या अपन कह सकते हैं कि वो मूवमेंट शो कर रहा हो, अगर वो मूवमेंट लगातार कर रही है तो उसके द्वारा क्या बताया गया है, चाहे वो वस्तु हल्की हो, लाइट वेट हो, या फिर आपके हैवी हो, भारी हो, यहाँ पर क्या बताया गया है कि दोनों के द्वारा ही कण व जो वेव नेचर हैं दोनों प्रकार से क्या की जाएंगी, प्रदर्शित की जाएंगी। यहाँ पर दोनों तरह की नेचर उनके द्वारा बनाई जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, बात करें कि इसके आधार पर इन्होंने एक और चीज़ बताई कि अगर तरंग प्रकृति से आधारित क्या कर रहे हैं अपन, अगर प्रयोग कर रहे हैं, तो आपका कोई कण, कोई वस्तु, कोई आपका इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, जो आपकी तरंगीय नेचर है, वेव आपकी जो नेचर है वो क्या करेगी, उसको शो करेगी। कब, जब आपका तरंग से रिलेटेड, वेव से रिलेटेड आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो किया जा रहा हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, अगर आपका जो है जो इस एक्सपेरिमेंट है, अगर वो कण से रिलेटेड है, तो वो जो आपका पदार्थ लिया है या जो कण ले रहे हैं उसकी कणीय प्रकृति है या इस नेचर को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू है वो आपके बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि उसमें आपकी जो नेचर है वो किस तरह से शो की जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करें, अगर आपकी द्रव्य तरंगे, जिसको अपन ने मैटर वेव्स कहा था, ये मैटर वेव्स अगर किस वैल्यू की हुई, अगर आपके लैम्डा वैल्यू की होती है, तो आपका जो इसमें
मोमेंटम होगा या जो संवेग होगा P, ठीक है, वो इसके इनवर्सिबल प्रोपोर्शनल कह दें या व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, आपकी जो तरंग है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, तरंग के जो है इसके तरंग दैर्घ्य के जस्ट व्युत्क्रमानुपाती आपका क्या देखने को मिलेगा, उसमें संवेग देखने को मिलेगा। अपन इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान और उसका वेग जितना अधिक होगा उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही कम होगी। जैसे अपन ने कल जो है इस वैल्यू से लिखा था, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m, v कह दें या c कह दें, ठीक है। तो पहली चीज यहां से अपन ने कल लिखा था mv इक्वल्स टू p, तो यहां पर संवेग के लिए बात करें तब भी व्युत्क्रमानुपाती है, और साथ में अपन इसके द्रव्यमान और इसका जो विस्थापन कह दें या सॉरी वेग कह दें तो वो भी क्या है आपके यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इससे व्युत्क्रमानुपाती रूप से मिलेगा कि तरंग जो है उसकी वैल्यू इसके जस्ट विपरीत देखने को मिलेगी। दूसरे शब्दों में अपन यहाँ ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर अपन किसी कण के लिए बात करें, अगर उसकी वैल्यू क्या हो, जो आपका कण है इसकी वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, इसकी मात्रा ज़्यादा हो, तो यहाँ पर जो अपन इसकी जो वेव नेचर जो शो कर रहे हैं, इसका जो तरंगीय गुण है वो क्या हो जाएगा, अपने आप उसमें न्यून हो जाएगा, या अपन कह सकते हैं कम हो जाता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल खुद ही क्या हो जाती है, अपने आप कम हो जाती है। अब देखिए इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि जो है अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं को अपन देखते हैं हमारे चारों ओर व्यवस्थित हैं, तो वहाँ पर अपन ये चीज़ में देखते हैं कि वो इतनी भारी है कि उनसे रिलेटेड जो तरंग का मान है या तरंग वैल्यू है उनके लिए वो क्या है, आपके लिए बहुत कम है। तो इसलिए क्या बताया गया है कि हमारे आसपास जो वेव्स होती हैं जनरली अपन उनको क्या है, अनुभव ही नहीं कर पाते। तो डियर स्टूडेंट, ये जो डी ब्रोगली आपका जो आपके निष्कर्ष थे, उसके रिजल्ट थे, आज अपन ने उससे रिलेटेड ये जो रिजल्ट है डिस्कस किए। अब इसके बाद अपन बात करते हैं अपने जो डी ब्रोगली आपका वेव्स हैं और डी ब्रोगली सेल है। अब इससे रिलेटेड अपन यहाँ पर जो है डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करें कि डी ब्रोगली ने क्या कहा कि भाई जो है आपके पदार्थ की 2 टाइप की नेचर होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन है वो अपने जो कक्षों में क्या करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, उसके द्वारा आपका मूवमेंट है वो भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड है जो है एक्सप्लेनेशन है डी ब्रोगली ने आपका जो बोर सेल है, या अपन कह सकते हैं जो बोर कल्पना है, जो शायद मेरे हिसाब से वो सेकंड वाली बोर जो कल्पना थी उसके आधार पर उसने अपना एक्सप्लेन किया और उसको एक्सपेरिमेंट वैल्यू और दे दी इसके साथ, कि इसने डी ब्रोगली ने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जनरली क्या बताया गया है कि बोर ने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अपने जो वृत्ताकार कक्ष में अगर गतिमान रहता है तो वो गतिमान तब तक ही रहेगा या उस कक्ष में तब तक रहेगा जब उसके लिए जो आपकी जो है जो कक्ष की वैल्यू है, यानी यहाँ पर जो आपका सेल है अगर उसमें 1, 2, 3 एक्सेट्रा यहाँ पर क्या हो वो पूर्णांक रूप में हो, ठीक है, यानी यहाँ पर पूर्ण संख्या के अंदर हो। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन आपका गति करेगा उसकी वजह से जो है पूर्ण संख्या होने के कारण उसके अंदर जो कक्ष के अंदर पुनरावृत्ति होगी, ठीक है,
कि भी आपके कक्ष में इलेक्ट्रॉन है वो वापस जो है गति करेगा। तो अगर ये पूर्ण संख्या होने पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है गति कर रहा है उसकी पुनरावृत्ति क्या होगी, आपके लगातार होगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये है जनरली आपकी किस तरह की कि आपकी जो प्रगामी तरंगे हैं उसके हिसाब से इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा क्या बताएं कि अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि जो वैल्यू है वो सेल के लिए 1 2 3 4 ऐसे कुछ नहीं होती है, पूर्णांक नहीं होती, तो क्या बताया गया है कि ये मान लो आपके 1/2 हो, आपके पॉइंट्स में हो, तब क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो तरंगे हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगी, हस्तक्षेप करेंगी, मतलब एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो एक दूसरे के जो प्रभाव है या उसके कह दें एक दूसरे का जो है आकर्षण है उसको क्या कर देती हैं, समाप्त कर देती हैं। और यहाँ पर जो स्टेशनरी जो वेव्स होंगी, जो आप अग्रगामी जो तरंगे हैं उनका जो अस्तित्व है वो क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाता है। तो वहाँ पर क्या बताया गया है, किसी भी जो सेल है उस सेल के लिए अगर इस तरह की वैल्यूज़ होंगी तो अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है उसमें जो आपका इसमें आपका पथ है, आपके इलेक्ट्रॉन चक्रण का कह दें या इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है उसके लिए जो है आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो सेल है वो आसानी से यहाँ पर गति करता है किसी भी वर्ताकार पथ के लिए। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर ये अग्रगामी तरंग के रूप में व्यवस्थित हो तो अपन इसको एक समीकरण के द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं कि अगर ये वर्ताकार पथ में कर रहा हो तो अपन यहाँ कैसे 2 पाई r इक्वल्स टू h अपॉन, अब देखिए यहाँ आप ये आपकी वैल्यू है वो n लैम्डा के इक्वल आती है। किसी वर्ताकार पथ जैसे मैं यहाँ पर है डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, ये वेव्स आपकी इसमें जो है थोड़ा बहुत देख लेना आप। इसलिए ये राउंड शेप के अंदर वर्ताकार पथ के अंदर क्या कर रही है, आपकी गति कर रही है। तो इसके लिए आपका जो है अग्रगामी तरंग के लिए अपन यहाँ पर बात करें तो इसके लिए 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कोई चीज़ अपन ने यहाँ पर एक्सप्लेन करें तो जैसे यहाँ पर r की बात करें, r क्या है कि किसी जो वर्ताकार पथ है उसकी क्या है, आप त्रिज्या कह सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, और फिर n की बात करें तो ये आपका क्या है, जो पूर्णांक की अपन बात कर रहे थे जो पहले लिखी है 1 2 3 4, तो क्या बताया गया अगर ये इस तरह से आपका जो है वैल्यू है वो आपके आता है वर्ताकार पथ में गति करते हुए जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तरंग दैर्ध्य से रिलेटेड अगर बात करें तो ये वैल्यू अपने को देखने को मिलती है। अब क्या बताएं, इसी वैल्यू को क्या करें अपन समीकरण 1 में डी ब्रोगली समीकरण के द्वारा लैम्डा का मान रखने पर, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि आपका जो अपन ने लैम्डा है जो कल अपन ने देखा था डी ब्रोगली समीकरण द्वारा, अब उसको अपन यहाँ क्या करेंगे समीकरण 1 के अंदर पुट करेंगे या लिखेंगे। तो ये आपका हो जाता है 2 पाई r इक्वल्स टू NH अपॉन mv, ठीक है। h अपॉन mv ये वैल्यू अपन ने कल इसके लिए डी ब्रोगली समीकरण से निकाली थी।
ये आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसको अपन और ज़्यादा सॉल्व करें तो यहाँ पर अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, MVR इक्वल्स टू NH अपॉन आपका 2 पाई लिख सकते हैं। अपन ये वैल्यू इधर ले आए और ये वाला वैल्यू इधर ले आए, तो ये आपका ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें तो अगर इस तरह से गति कर रहा है तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर इनके अंदर जो है स्थायी वृत्ताकार कक्ष हैं वो आपको इसमें देखने को मिल रहा है कि पूर्णांक वैल्यू है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसमें तरंग के रूप में गति कर रहा है और उसके जो अलग अलग मान हैं वो पूर्णांक रूप में हैं। अगर ये पूर्णांक रूप में नहीं होते तब क्या होगा, तो क्या बताया गया है कि मान लो ये कोई वर्ताकार पथ है, लेकिन इसके लिए जो वैल्यू है वो क्या है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, पूर्णांक रूप में नहीं है, मतलब ये इस तरह से व्यवस्थित है। तब यहाँ पर क्या है कि जो एक दूसरे की जो वैल्यू है वो एक प्रगामी जो तरंग है वो एक दूसरे को क्या कर देगी, यहाँ पर समाप्त कर देगी। अब देखिए इस समीकरण से अपन स्पष्ट करें कि जो स्थायी कक्ष है उसमें जो इलेक्ट्रॉन आपका गति करता है उसका जो कोणीय संवेग है, ठीक है, अपन कह सकते हैं ये वाला mv, कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई के पूर्ण गुणज होता है। अपन इसको ही तो कहा है पूर्ण, mv को क्या कहा है, संवेग ही तो कहा है। तो क्या बताया गया है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो स्थायी r त्रिज्या के स्थायी कक्ष में ये रहा आपका r त्रिज्या, तो r त्रिज्या के स्थायी कक्ष में आपके गति करते हुए जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ये आपका कितना होता है, h अपॉन 2 पाई के पूर्ण गुणज कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन r त्रिज्या के स्थायी वृत्ताकार कक्ष बोलने हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो ये जो थी आपके बोर परिकल्पना थी ये वाली कि स्थायी वृत्ताकार कक्षकों में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो आपका वैल्यू है वो h अपॉन 2 पाई के पूर्ण गुणज होता है। इसका एक्सप्लेनेशन बोर ने नहीं दिया था, तो डी ब्रोगली के समीकरण द्वारा क्या किया जा सकता है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। बस यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि r त्रिज्या वाले स्थायी वृत्ताकार कक्ष, यहाँ पर जो वृत्ताकार कक्ष हैं वो इस कंडीशन में होना चाहिए कि वेव्स लगातार जो है वो यहाँ पर गति कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो बोर की सेकंड परिकल्पना थी, उसकी हाइपोथेसिस थी, उसको आपके डी ब्रोगली द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स आप बनाते रहें। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप अपने ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।